आज के दिन में तोको तातुंग को कौन ही नहीं जानते। वो एक ऐसा फेयरलेस एमएलए है कि जो अपने बात रखते हैं। जैसे कि आपने कल सुना और देखा भी होगा कि उन्होंने किस तरह से आफ्रा एक्ट को लेके अपने बात रखा। और आज बजट सेशन की इस लास्ट दिन में भी उन्होंने कुछ मुद्दे पे बात करते हुए नजर आए। तो चलिए हम सीधे तोको तातुंग के पास चलते हैं कि उन्होंने किस मुद्दे पे चर्चा किया। सर, आपने इस बार का बजट सेशन को लेकर बहुत अप्रिशिएट किया है, तो उसको नहीं, बजट हम वही बोला कि देखिए, आप फिनेंस मिनिस्टर का करिश्मा अलग होता है। आपने देखा है कि हमारे भारतवर्ष पे भी जो भी फिनेंस मिनिस्टर रहे हैं, आप मनमोहन सिंह, लेट मनमोहन सिंह से लेके आप अरुण शौरी से लेके अरुण जेटली से लेके पी चिदम्बरम तक आप किसी को भी देख लीजिए, और अभी जो है निर्मला सीतारमन, दे ऑल हैव अ डिफरेंट पर्सनालिटी। तो बजट जो भी होता है, उसका जो मिनिस्टर होता है उसका पर्सनालिटी के ऊपर भी काफी चर्चा होता है। एंड आई थिंक हमारे जो फिनेंस मंत्री हैं, मिनिस्टर साहब है, उसका एक पर्सोना है, उसका पर्सनैलिटी है। तो मैंने देखा कि उसने 7 साल का मैंने जब देखा तो ही हैज डन ए ट्रेमेंडस थिंग। आपने कहीं और नहीं देखा होगा कि आप अगर 2017 से देखेंगे तो देयर इज एन इंक्रीज इन अराउंड 135% इन आर जीएसडीपी। उसके बाद हमारे 105% हमारा पर्सनल इनकम बढ़ा है, पर कैपिटा इनकम। उसके बाद हमारा स्टेट बजट भी बढ़ा है 186% से। और इसने हर साल पे फिस्कल डेफिसिट को अरुणाचल प्रदेश एफआरबीएम एक्ट के तहत 2006 के तहत हमेशा 2.02%, 2.3 के नीचे रखा है। तो आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल बजट एंड द वे, बिकॉज आप जितने भी कोशिश कर लीजिए स्टेट पे कि जो भी आप ऑब्जेक्टिव से उसको अगर आप अगर उसको if you want to achieve it, then finances has to be handled in a very prudent manner, and that's what our finance minister has done, and he has really achieved it. तो मैंने इसलिए सराहा है उसका रोल को। थैंक यू। और सर, आपने ये भी कहा कि हर एक कंस्टिट्यूएंसी में एमएलए कोटेज भी होना है बोलते। हाँ, मैंने एक रेजोल्यूशन मूव किया था, तो सरकार ने उसे उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। वो बोले कि इसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि देखिए, इट्स ऑल अबाउट सिंबलिज्म, नंबर वन। जैसे आपका ये हो गया सदन हो गया, आपका चीफ मिनिस्टर का घर हो गया, वैसे ही डीसी का घर हो गया, रेसिडेंस, एसपी का रेसिडेंस हो गया। उसी तरह मैं विश्वास करता हूँ कि जो विधायक है, जो पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता है, हमारे जो पब्लिक है, वो क्यों उसके पर्सनल घर पे जाए, उसके प्राइवेट घर पे क्यों जाए? क्योंकि जब प्राइवेट घर पे जाता है तो हमारे पब्लिक को एक संकोच सा होता है, और जो विधायक है वो भी अपने प्राइवेट घर के कंफर्ट से बात करते हैं। लेकिन जिस दिन ये घर सरकारी का हो जाएगा, सरकार का घर हो जाएगा, तो हमारे जो पब्लिक है वो भी सीना तान के आएगा, ये हमारा घर है, ये हमारे पैसों से बना हुआ है। सो इट बिकम्स ए वेरी पार्टिसिपेटरी काइंड ऑफ a symbol whereby public can come and they can actually claim that this is my place। और एक रिप्रेजेंटेशन का एक सिंबल हो जाता है, और एक पब्लिक का एक सिंबल हो जाता है कि ये हमारा, ये दिस इज आर लेजिस्लेटर, ही इज आर एमएलए, ही इज आंसरेबल। अकाउंटेबिलिटी का बात आता है। तो इसीलिए मैंने इसके चलते मैंने रखा है कि हमारे हर जिला पे, हर हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी पे अगर एमएलए का घर और ऑफिस बना दिया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर 5 करोड़ भी देते हैं तो 300 करोड़ होता है, जो हमारा अभी इफ यू सी आवर इकोनॉमी इज अराउंड 37,000 करोड़, तो 1% भी नहीं होता है, इट्स मच बिलो दैट। सो मैंने सोचा कि क्यों ना ये भी करें, ये पब्लिक के हित पे है। सर, अरुणाचल में देखने को मिल रहा है कि पोलीगेमी प्रैक्टिसेस बहुत होता है, तो ये पोलीगेमी को लेके भी आपने बात छेड़ा। हाँ, मैंने देखिए, मैं हमेशा से यही, मेरा ये मानना है कि घर को जो संवारता है वो औरत है, तो घर को संवारता है वही स्टेट को भी संवारेगा। अगर घर का औरत खुश नहीं होगा तो घर सुख समृद्धि उस पर नहीं मिलेगा। अगर औरत और घर खुश नहीं होंगे तो आपका राज्य भी खुश नहीं होंगे। तो मेरा ये मानना है कि अगर हाँ, विद ड्यू कंसल्टेशन, अगर एक ऐसा लेजिस्लेशन जो हमारे निनोंग इरिंग साहब एक बार लाए थे, उसका क्या हुआ मुझे पता नहीं, कि हर एक जन अगर इफ यू मेंटेन मोनोगमी, पॉलीगमी को छोड़ के मोनोगमी रहेंगे, तो मुझे लगता है कि घर पे भी शांत रहेगा, आपका डोमेस्टिक अफेयर जो है वो भी अच्छा रहेगा। अब घर खुश होगा तो वैसे ही मेरा मानना है कि आपका औरत खुश होगा, आपका बहन खुश होगा, माँ खुश होगा, तो
स्टेट में भी खुशहाली आएगा। इसीलिए मैंने ये सजेशन किया था, बाकी सरकार के ऊपर है। सर लास्टली अपने फॉरेस्ट सर्विस को लेके भी कुछ बात छेड़ रहा है संजय। हाँ, ये अच्छा प्रश्न आपने। इसका मतलब ये है कि हमारे जो, मैंने कल जो आपके बारे में बोला था कि हमारे जो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो काफी सक्रिय है, एंड दे हैव डेमोक्रेटाइज्ड द इंफॉर्मेशन। तो आई एम सो हैप्पी दैट यू कुड आस्क दिस क्वेश्चन, व्हिच मींस दैट यू आर माइन्यूटली फॉलोइंग द बजट। मुझे बड़ा अच्छा लगा है सुन के। ये जो मैं आपको ये बता दूं कि 1978 को सबसे पहले पोस्ट क्रिएशन हुए थे, असिस्टेंट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, एंट्री लेवल ऑफिसर से 64 क्रिएट हुए थे 1978 को। उस समय पे सिर्फ 5 फॉरेस्ट डिवीजन था हमारे वहां पे, 5 डिस्ट्रिक्ट था। आज आप 78 के बाद देखिए 80, 20, 45, 47 ईयर्स हो गए हैं, 47 ईयर्स हो गए, 42 फॉरेस्ट डिवीजन हो गए, 28 डिस्ट्रिक्ट हो गए, लेकिन अभी तक पोस्ट क्रिएशन नहीं हुआ, सिर्फ 64 ही पोस्ट क्रिएशन है। तो इतने हमारे फॉरेस्ट रेंजर्स है। मैं ये भी बता दूं आपको कि वो 34 इयर्स ऑफ सर्विस करने के बाद भी प्रमोशन नहीं मिलके रिटायर हो रहे हैं, और उनमें से तो कोई कोई गवर्नर अवार्डी भी है। तो मैं सरकार को ये दरख्वास्त किया था कि आप देखिएगा, इफ यू सी द स्टैटिस्टिक, हमारे यहाँ पे अभी भी 35 सीट्स वैकेंट है, वहां पे वैकेंट है, लेकिन प्रमोशन नहीं मिल रहा क्योंकि डीपीसी नहीं हो रहा। तो मेरा ये मानना है कि सरकार अगर इस पे ध्यान दे तो हमारे बहुत सा लोकल ऑफिसर का उद्धार हो जाएगा, जैसे उसने पुलिस पे किया था 3500 सबको प्रमोशन, अगर यहाँ पे भी कर दे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो IFS इंडक्टी, इस पे भी हम मार खा रहे हैं, हमारे ऑफिसर इससे भी चूक रहे हैं। तो आपके थ्रू फिर से मैं सरकार को याद दिलाऊंगा कि अगर आप हमारे अरुणाचल प्रदेश फॉरेस्ट सर्विस के ऊपर ध्यान दे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आई जस्ट वांटेड टू थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन।